मैं एक ऐसी माँ हूँ जिसने अपने फूल से नाबालिग बेटी की जिंदगी को अपने हाथों बर्बाद कर दिया है। क्या कोई माँ अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है? लेकिन मैंने किया। गलती तो मेरे से हुई थी। भले ये गलती मैंने पैसों के लालच में आकर किया था, लेकिन क्या सच में आजकल के जमाने में औलाद से बढ़कर पैसा है? मेरा नाम कौशल्या है और मेरी चार चार बेटियां हैं। मैं एक बहुत बड़ी बंगले में नौकरानी वाला काम करती थी। यहाँ पर काम किए हुए मुझे 10 साल हो गए थे। मैं काम तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में मुझे काम करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करती तो फिर मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालती। लेकिन इतनी गरीबी झेलने के कारण अब मुझे अपने आप से चिढ़ होने लगी थी। एक एक चीज के लिए मुझे सोचना पड़ता था। अगर मेरे घर में कोई चीज बर्बाद हो जाता तो ऐसा लगता था जैसे कि मेरे शरीर से पाव भर खून सूख गए हो। लेकिन आज जब मैं अपने मालिक के घर के फ्रिज की सफाई कर रही थी और उसमें से सड़ा गला हुआ खाना बाहर निकाल रही थी, यह देखकर मुझे तकलीफ हो रही थी। यह खाना जो फ्रिज में पड़ा पड़ा खराब हो गया था और कूड़ेदान में जाने वाला था। सोचने लगी, अगर समय रहते यह खाना इस घर के किसी नौकर को दे दिया जाता तो सभी लोग कितना खुशी खुशी पेट भरकर खाना खा लेते। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना गरीब आदमी के घरों में कहाँ बनता है। उनके लिए तो यह एक तरह से कोई त्योहार हो जाता। लेकिन नहीं, यह तो बड़े लोगों के चोचले हैं। पहले तो ढेर सारा खाना बनवाते हैं और फिर दो दो चम्मच खाकर सारे खाने को यूं ही फेंकने पर मजबूर कर देते हैं। मैं गुस्से में ये सब सोच रही थी। मुझे अपने मालकिन से बहुत ही ज्यादा नफरत थी, क्योंकि वह हर वक्त बहुत ही घमंड में रहती थी और हम सारे नौकरों में से किसी से भी अच्छे से कोई बात नहीं करती थी। मैं अक्सर सोचा करती थी, आखिर उन लोगों में ऐसा क्या खास है जो ऊपर वाले ने इन्हें इतना दे रखा है। और जब देखो मालकिन हर वक्त हम लोगों पर ऑर्डर चलाते रहती है। हम लोगों को तो उनकी नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है। उनका बस चले तो हमें कीड़े मकोड़े की तरह ही मसल दे। मुझे इतना नफरत थी अपनी मालकिन से कि मैं कभी कभी जब सपना देखती तो मैं देखा करती थी मैं मालकिन पर ऑर्डर चला रही हूँ और वह मेरे बड़े से घर में नौकरानी वाली काम कर रही है और मैं उसे मालिक बनकर तरह तरह का ऑर्डर दे रही हूँ। लेकिन जैसे सुबह होती मेरा वह खूबसूरत सपना शीशे की तरह टूटकर चूर चूर हो जाता था और मैं अपने आप को उस टूटे फूटे घर में एक चौकी पर सोए पाती थी। और फिर जब मेरा सपना टूटता तो मैं बस एक बात ही सोचती, काश मेरी शादी ऋषि जैसे निकम्मा इंसान से साथ ना हुई होती, बल्कि मेरी शादी मालिक से हुई होती। आज मैं और मेरी चारों बेटियां इस घर की मालकिन होती। और अभी यही सब सोच ही रही थी कि उसी वक्त किचन में मालकिन आ गई और कहने लगी, जल्दी जल्दी तुम लोग अपना काम खत्म करो और मेरे पास आओ, क्योंकि आज शाम को हमारे घर पर खास मेहमान आने वाले हैं, इसलिए कुछ खास इंतजाम करना है। वह इतना कहकर चली गई, जबकि सारी नौकरानियां बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी और सभी लोग काम में बिजी हो गए। बहुत सारे पकवान बनाए गए थे और मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ना जाने कितने मेहमान आने वाले हैं। लेकिन हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब शाम के समय सिर्फ 3 मेहमान ही घर पर आए थे। मैं सोच में पड़ गई, सिर्फ 3 मेहमानों के लिए इतना सारा खाना बनाया गया था, जबकि इतना खाना तो हमारे घर की बेटियों की बारात के लिए बनाया जाता है। खैर मुझे क्या, यह लोग तो बहुत बड़े ही खानदान के हैं, इन लोगों के लिए सब चीज मायने नहीं रखता है। मेहमान लोग आए, खाना खाए और फिर चले गए। बाद में पता चला कि मालकिन की बेटी का बहुत बड़े खानदान से रिश्ता आया हुआ था। मुझे तो यह सब देखकर जलन हो रही थी कि इन लोगों की किस्मत भी क्या खूब है। अच्छे घर में पैदा होते हैं और फिर अच्छे खानदान में शादी करके चले जाते हैं, जबकि मालकिन की बेटी उतनी खूबसूरत भी नहीं थी, फिर भी इतने बड़े घर में उसकी शादी हो रही थी। अब यहाँ का सारा काम खत्म हो गया और मैं अपने घर चली आई थी। लेकिन आज घर आने के बाद रह रह कर मालकिन की बेटी मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, क्योंकि अब उसकी शादी भी बहुत ही बड़े खानदान में होने जा रही थी। फिर मैंने एक नजर अपनी बेटी शिल्पा पर डाला। वह भी तो कितनी खूबसूरत थी, लेकिन अफसोस हम लोग गरीब थे और खूबसूरत होने के बावजूद मेरी बेटी के लिए कोई बड़े खानदान से रिश्ता नहीं आने वाला था। लेकिन मेरा बड़ा मन था कि मेरी बेटी शिल्पा की शादी एक बड़े पैसे वाले खानदान में हो जाए। आखिर मैं एक माँ थी, अपनी बेटी के लिए मैं अच्छा ही सोच सकती थी, जबकि मैं जानती थी हमारी किस्मत भगवान ने सुनहरे कलमों से नहीं लिखी है
और फिर भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। शिल्पा मेरी कम उम्र की सबसे खूबसूरत बेटी थी। वह एकदम से मोम की तरह कोमल थी। खूबसूरत तो इतनी थी, उसे जो एक बार देख ले बस देखता ही रह जाता था। मैंने दिल ही दिल में एक योजना बनाई थी कि मैं भी किसी तरह शिल्पा की शादी एक बड़ी अमीर खानदान में करवाऊंगी, ताकि हम लोगों को भी इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। मैंने भगवान को प्रार्थना किया और मन ही मन कहा कि मैंने अपनी बेटी शिल्पा के लिए जो सोचा है वह सच हो जाए। सुबह फिर मैं काम पर चली गई। वहां जाकर पता चला कि परसों ही मालकिन की बेटी की शादी है। अब मैं मालकिन की बेटी के कमरे में गई और उसे कहने लगी, बेबी जी, मेरी छोटी बेटी की बहुत ख्वाहिश थी वह आपकी शादी में आए। आप तो जानती हैं हम लोग गरीब हैं, हमारा खाना पीना ही बहुत मुश्किल से होता है। फिर हम कपड़ा वगैरह बनाने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो आप अपना कोई पुराना जोड़ा निकाल कर मेरी बेटी को दे दीजिए। सिमरन बेबी हमेशा मेरी बेटियों के लिए अपने पुराने कपड़े दे दिया करती थी, जिसे पहनने के बाद मेरी बेटी भी किसी परी की तरह ही लगती थी। मेरी बात सुनने के बाद सिमरन बेबी ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर अपने अलमीरा से बेहतरीन कपड़े निकालकर मुझे दे दिया और कहने लगी, यह सारे कपड़े तुम्हारी बेटी के लिए है, इन्हें ले जाओ। इतने सारे कपड़े देखकर मैं आश्चर्यचकित और खुश होकर उसे देखने लगी और उसे आशीर्वाद देने लगी, जबकि मुझे पता था कि मेरी आशीर्वाद का उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े लोगों को आशीर्वाद का लालच होता है। वह कपड़े लेकर मैं घर आ गई। मेरी बेटियां उन सारे कपड़ों को देखकर बहुत खुश हुई। फिर मैंने उन सारे कपड़ों में से सबसे सुंदर कपड़ा निकालकर, जो कि एक लहंगा था, अपने सबसे प्यारी, खूबसूरत और नाबालिग बेटी शिल्पा को दिया। कपड़ा देने के बाद मैं शिल्पा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, शिल्पा, तुम जानती तो हो कि तुम सारी बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हें सबसे ज्यादा चाहती हूँ। वह मुस्कुराई और बोली, मम्मी, मैं जानती हूँ। और तो और सभी लोग यही कहते हैं कि जब मैं अपनी नीली नीली आंखें मटकाकर देखती हूँ तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ। मैं इस बात पर हंसती थी और बोली, परसों मैं तुम्हें अपने मालिक के घर ले जाऊंगी, क्योंकि वहां बहुत ही अमीर लोग आएंगे और तुम उन्हें अमीर लड़कों में से किसी लड़के को अपनी ओर आकर्षित करना है, ताकि तुम्हारी शादी भी अमीर लोगों में हो जाए और हमारे दिन भी अच्छे से कट जाए। फिर शिल्पा बोली, माँ, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। आप नहीं जानती मैं क्या चीज हूँ। मैंने अब उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल आई। अब तो मैं उठते बैठते भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, भगवान, मेरी शिल्पा का जोड़ा किसी अमीर घर में करवा दो। मेरी बेटी को रातों रात करोड़पति बना दो। खैर, मैं अपनी बेटी को हर वक्त ट्रेनिंग देती रही कि तुम्हें क्या करना है। और जब जब शादी का दिन आया तो शिल्पा को मोहल्ले के ब्यूटी पार्लर से तैयार करवा कर मालिक के बंगले में लेकर आ गई। यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि शादी के घर होने के बावजूद मेरे मालिक मालकिन के घर में ज्यादा मेहमान नहीं आए थे। लेकिन उन्होंने शादी का फंक्शन घर पर ही रखा था और बस थोड़े ही लोग इस शादी में आए हुए थे। मैंने अपनी बेटी से कह दिया था कि जो भी लड़का तुम्हें इस फंक्शन में पसंद आए उसे फंसा लेना। मैं एक माँ होकर अपनी बेटी को गलत रास्ते पर चलने को कह रही थी। ना जाने मुझे क्या हुआ था। मैं पैसों के लालच में अपना कदम आगे बढ़ा चुकी थी। मैंने शिल्पा को यह भी सिखाया था कि जब मालिक मालकिन आए उन्हें सलाम करना खुशी का मौका है। हो सकता है कि 1000 2000 तुम्हारे हाथ में ही रख दे। बड़े लोग हैं, इन लोगों के लिए 1000 2000 कोई मायने नहीं रखता है। फिर जैसे ही मालिक मालकिन आए, शिल्पा ने आंखें मटका मटका कर दोनों को प्रणाम किया तो मालकिन मेरी बेटी को एक नजर देखकर आगे बढ़ गई, जबकि मालिक ने मेरी बेटी को बड़ी ही गौर से देखा और मुझसे पूछा, क्या नाम है इसका। मैं बोली, जी मालिक, इनका नाम शिल्पा है। ठीक है, जाओ जाकर फंक्शन देखो। उन्होंने भी मेरी बेटी के हाथ में एक थैला भी नहीं रखा था। शिल्पा ने मुझे इशारा किया और चली गई। मैं भी आगे बढ़ने लगी तो मालिक बोले, मेरी बात सुनो। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वह बोले, क्या उम्र होगी तुम्हारी बेटी की। मैंने उन्हें शिल्पा की उम्र बताई। वह कुछ परेशान से नजर आने लगे। बोले, बहुत कम उम्र है तुम्हारी बेटी की, अभी तो इसकी शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं बोली, क्यों, क्या हुआ। मालिक, इसके लिए तो अभी कोई रिश्ता भी नहीं आया है, तो शादी कहाँ से होगी। मालिक मुस्कुराने लगे और अपने दिल पर हाथ रखकर कहने लगे,
तुम्हारी बेटी शिल्पा ने मेरे दिल में जगह बना ली है। वह मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बोलो, अपनी बेटी का हाथ दोगी मेरे हाथ में? मैं एकदम हक्की बक्की रह गई। मैं बोली, मालिक, आप तो उम्र में इससे बहुत बड़े हैं। मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ, उम्र में बड़ा हूँ। अगर तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने को तैयार हो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हारी बेटी के नाम करने को तैयार हूँ। यह बात सुनकर मेरी आंखें चमक उठी थी, क्योंकि अब मेरे सारे सपने सच होने वाले थे। मेरी आंखों के सामने कड़क कड़क नोट आने लगे। मैंने एक पल भी देर नहीं किया और झट से बोली, मालिक, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। अगर आप कहे तो मैं अभी के अभी अपनी बेटी की शादी आपसे करवाने के लिए तैयार हूँ। मालिक मुस्कुराने लगे। वह बोले, हाँ, तुम्हारा ख्याल तो बहुत ही अच्छा है। जाओ, अपनी बेटी को अच्छे से तैयार करो। मैं बोली, मालिक, आज तो आपकी बेटी की भी शादी है, और अगर मालकिन को यह सब पता चल गया, बड़ा हंगामा खड़ा करेंगे। मेरी बात सुनकर मालिक हंसते हुए कहने लगे, यह घर मेरा है और मैं इस घर का मालिक हूँ, और मेरी पत्नी मेरे फैसलों पर उफ तक ना करेगी। मैं अब कुछ ना बोली और सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। फिर वो आगे बढ़ गए। मुझे इन अमीर लोगों की बात समझ में ही नहीं आती थी, क्योंकि यह लोग किसी भी बात को बहुत ही घुमा फिरा कर करते थे, और हम लोग सीधे साधे आदमी थे, इनकी बातों को समझ ही नहीं पाते थे। उनके मन में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। खैर, अब मैं जल्दी से शिल्पा के पास आ गई और बोली, जल्दी से मेरे साथ उस कोने में चल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। और वह मेरे साथ चल पड़ी। मैं उसे कोने में ले गई और बोली, हम यहाँ जिस मकसद के लिए आए थे वह पूरा हो गया है। मेरी बात सुनने के बाद मेरी बेटी की आंखें खुली की खुली रह गई। कहने लगी, मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ और कहो कि तुम सच कह रही हो। मैं बोली, एकदम सच कह रही हूँ, तुम मेरे मालिक को पसंद आ गई हो, वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। वह हैरान हुई और बोली, माँ, आप चाहती हैं कि मैं उनसे शादी कर लूं? मैं बोली, अरे पगली, तुम मेरी बात समझने की कोशिश कर। अगर तुम्हारी शादी किसी लड़के से होती है तो सारी जायदाद तुम्हारे पास आते आते सालों लग जाते। जाहिर सी बात है, पत्नी के पास पति की जायदाद तभी आती है जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और इस चीज में सालों लग जाते हैं। जबकि यहाँ पर तो मालिक की उम्र हो गई है। ज्यादा से ज्यादा 10 साल तुम्हें मालिक की मौत का इंतजार करना पड़ेगा। मालिक ने कहा है, वह शादी में अपनी आधी जायदाद तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम उनके होते हुए भी ऐश करोगी, और जब वो भगवान को प्यारे हो जाएंगे उसके बाद भी तुम ऐश करोगी, क्योंकि फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी, और फिर तुम अपनी पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेना। अभी तेरी उम्र 17 साल हो रही है, और 27 साल होते होते तेरे पास ढेरों जायदाद और मनपसंद पति भी होगा। मेरी बात सुनकर मेरी बेटी हंसने लगी। वह बोली, माँ, मुझे मालूम है कि मैं आपकी सारी औलादों में से आपको सबसे ज्यादा प्यारी क्यों हूँ। मैं बोली, क्यों? वह कहने लगी, क्योंकि मैं आप पर गई हूँ। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों की सोच बहुत मिलती है। इस बार मैं अपनी बेटी की बात सुनकर भी हंसने लगी। फिर हंसते हंसते और उसे खुशी के मारे गले से लगा लिया। अब मेरी बेटी शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई थी। मैं बोली, बेटी, अमीर होकर हमें भूल मत जाना, हमारा भी हिस्सा रखना। वह कहने लगी, माँ, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो। शादी के दूसरे दिन आप और आपकी बहनों को इस कोठी में ना बुलाया तो मेरा नाम बदल कर रख देना। आप बस घर जाकर अपनी पैकिंग शुरू कर दो। हम दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे के साथ अच्छे से सलाह मशवरा कर लिया, और फिर मैंने मालिक को जाकर कह दिया कि मेरी बेटी यह शादी करने के लिए तैयार है। मालिक मेरी बात सुनते ही खुश हो गए, और जल्द ही जल्द शादी करवाने के लिए पंडित का झटपट इंतजाम करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में शादी की सारी तैयारियां हो गई, और फिर जैसे ही मालिक और मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, मालकिन ने मुझे स्टोर रूम में कोई जरूरी सामान लाने के लिए भेज दिया। मैं मालकिन की आज्ञा को टाल भी नहीं सकती थी। मैंने सोचा, अगर मैं उनकी बात ना मानूं, इन्होंने शादी में कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो फिर नुकसान मेरा ही है। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी बेइज्जती जरूर महसूस हुई थी, क्योंकि अब तो मैं मालिक की पत्नी की माँ थी। फिर यह मुझे क्यों काम करने के लिए बोल रही थी? उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था। मैं कुछ ना बोली और स्टोर रूम का सामान लाने के लिए चली गई। लेकिन स्टोर रूम में उस सामान को ढूंढने में मुझे काफी समय लग गया,
और फिर जैसे ही मैं वह सामान लेकर आई, मैंने देखा कि मालिक ने अपने चेहरे को एक फूलों से बनी हुई लड़ी से ढक लिया था और मेरी बेटी वहीं पर मालिक के बगल में बैठी थी। थोड़ी ही देर में दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी के वक्त मैंने मालिक का चेहरा नहीं देखा क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। और मालिक की पत्नी ने मुझे बताया, यह हम लोगों के में रस्म है, जब तक शादी नहीं हो जाती है तब तक लड़का लड़की एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाता है। और यह परंपरा हम लोगों का पुरखों से चला आ रहा है। भला मुझे इस बात पर क्या ऐतराज हो सकता था। मुझे तो बस अपनी बेटी की शादी किसी भी तरह से मालिक से करवानी थी, जो कि अब हो चुका था, क्योंकि शादी के होने के बाद ही मालिक अपने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरी बेटी के नाम करते, जो कि बाद में मेरे काम आने वाला था। अब मेरी बेटी और मालिक की शादी हो चुकी थी। फिर मालिक और मेरी बेटी एक कमरे में चले गए और फिर थोड़ी ही देर के बाद मालकिन मुझे कहने लगी, अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि तुम्हारी बेटी की विदाई हो चुकी है और अब तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हो गया है। मैं पहली बार मालकिन को देखकर मुस्कुराई और बोली, जैसे आपकी आज्ञा। फिर मैं वहां से निकलकर अपने घर को चली आई, लेकिन मैं मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी कि मालकिन ने क्या समझ रखा है कि बेटी की विदाई के बाद मेरा काम खत्म हो गया है। बल्कि मेरा काम अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो मुझे मालकिन और को मालिक से तलाक भी दिलवानी है। मैं यही सब सोचते हुए घर पहुंच चुकी थी और अब घर पहुंचते पहुंचते काफी शाम हो गई थी। मेरा पति भी काम पर से वापस आ चुका था और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, शिल्पा के बारे में पूछने लगा। तो अब मुझे खुशी का इजहार करने का मौका मिला था। मैं खुश होकर ताली बजाने लगी और बोली, मैं शिल्पा को उस बड़े से बंगले की मालकिन बनाकर आई हूँ। मेरी बात सुनकर मेरे पति हैरत भरी नजरों से मुझे देखने लगे और बोले, यह क्या कह रही हो तुम। मैं उसे समझाने लगी और कहा, मैं जानती हूँ कि तुम एक नंबर के बुद्धू हो। आज अगर तुम यह सब करने के काबिल होते तो मुझे अपनी शिल्पा की शादी मालिक से ना करना होता, लेकिन तुम में तो इतनी काबिलियत ही नहीं है। इसलिए मैंने अपना दिमाग चलाकर शिल्पा की शादी मालिक से करवा दिया और मालिक ने वादा किया है कि अपनी आधी जायदाद शिल्पा के नाम पर कर देंगे। और हाँ, शिल्पा ने तुम सभी को कहा है कि अपने अपने कपड़े पैक कर लो। वह बहुत जल्द गाड़ी भेजकर हम सभी को अपने बंगले पर बुला लेगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति गुस्से से चीखने लगे और बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जाहिल औरत। तुमने पैसों के लालच में मेरी फूल जैसी बच्ची की शादी एक बुढ़े से करवा दी। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सर झटका लिया और अपने और बेटियों के पास जाकर बोली, तुम सबकी किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि शिल्पा का रिश्ता बहुत ही अमीर खानदान में हो गया है। मैंने उसकी शादी अपने मालिक से करवा दी है। मेरी बाकी बेटियां भी मुझ पर ही गई थी। सब मेरी बात सुनकर खुश हो गई, क्योंकि सभी के सभी इस गरीबी से तंग आ चुकी थी। अब मैं इन सब से फ्री होकर अपने बिस्तर पर लेट गई और सोचने लगी, कहीं मैंने घाटे का सौदा तो नहीं कर लिया। मुझे मालिक से और भी 10 लाख मांग लेने चाहिए था। यह रकम तो उनके लिए मामूली सी बात होती। हे भगवान, मैंने मालिक से पैसे क्यों नहीं मांगे। मैं ये सब सोच सोचकर बेचैन होने लगी थी। फिर दिमाग में आया, चलो अभी सोती हूँ, सुबह मालिक से और पैसे निकलवाने की कोशिश करती हूँ। सारी रात मुझे बहुत ही सुहाने सपने आते रहे, मगर मेरे सारे सपनों का सत्यानाश एक काले सांप ने कर दिया। वह हर बार न जाने कहां से कुंडली मार के मेरे सामने आ जाता था और वह काला नाग और कोई नहीं बल्कि मेरा पति था, जो कि रात भर मुझसे लिपटे बिना सोता ही नहीं था। सुबह हुई तो मैंने अपनी बेटियों से कह दिया कि अपनी तैयारी पूरी रखना, मैं किसी भी वक्त आकर तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने रास्ते में उधार का नाश्ता किया और बंगले की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि उस बंगले में और भी जितने नौकर थे, सभी मुझे देखकर हैरान हो रहे थे, जबकि मैं बड़ी अदा से आगे बढ़ रही थी। मगर जैसे मैं बंगले में दाखिल हुई तो मुझे सांप सूंघ गया। मेरे होश उड़ गए और मेरे पांव लड़खड़ाने लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति तो पागलों जैसी हो गई और मैं जल्द से बंगले से निकलकर सड़क पर दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जब मैं थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ कर फुट फुट कर रोने लगी। मेरी लालच ने मुझे कहीं का ना छोड़ा था। मुझे वह दिन याद आने लगे जब मैं जवान और बहुत खूबसूरत थी, जब मेरी माँ भी लोगों के घरों में काम किया करती थी।
मुझे कोठी की मालकिन अपनी बहू बनाना चाहती थी, क्योंकि उस कोठी की मालकिन के घर में औलाद पैदा नहीं होती थी। उनकी बेटे की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी, मगर कोई औलाद नहीं हुई थी। इसलिए उसकी माँ ने कहा कि मेरी शादी उनसे करवा दे। मगर मेरी माँ ने इनकार कर दिया था और कहने लगी कि मैं पहले से शादीशुदा मर्द को अपनी बेटी नहीं दूंगी। मुझे जब इस बात का पता चला तब मैंने माँ से बहुत ही जिद की कि मेरी शादी वहीं पर करवा दो। इतने अमीर है, इतना बड़ा घर है, मैं सुखी से अपना जीवन गुजारूंगी, और भगवान ने चाहा तो मैं जल्द से जल्द उस घर में औलाद का सुख भी दूंगी। लेकिन मेरी माँ मेरी एक बात नहीं माने और फिर मेरी शादी इस फटीचर आदमी से करवा दी। और फिर मेरा नसीब भी मेरी माँ की तरह हो गया। मुझे भी लोगों के घरों में नौकरानी वाला काम करना पड़ रहा था। खैर, मैंने अपनी बेटी के लिए कुछ बेहतरीन सोचा, मगर वह नहीं हुआ जो मैंने सोचा था, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब मेरे अंदर गुस्सा बढ़ने लगा था, इसलिए मैं एक बार फिर से उस बंगले में गई। इस बार वहां पर मुझे मालिक भी मिल गए। मैंने गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लिया। वह बोला, क्या बात है, तुम अपना होश में तो हो? जानती हो क्या कर रही हो? मैं चीख चीख कर बोली, अगर आपकी बेटी इस घर में मौजूद है, मेरी बेटी कहाँ चली गई? मालिक ने झटके से अपना गिरेबान मुझसे छुड़ाया और फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वह बोले, चलो मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूँ। असल में हुआ यह था कि तुम्हें तो पता है दुनिया में मेरी एक ही बेटी है, और मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार कि शायद मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वह मेरी जान है, लेकिन मेरी बेटी किसी और लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। और मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए उसके प्यार को भी अपनाने को तैयार था। लेकिन उसी बीच मेरे साथ एक बड़ा कांड हो गया। पिछले 10 सालों से मैंने गैर कानूनी तरीकों से जितने पैसे जमा किए थे, वह सारे पैसे कानून की निगाहों में आ गए थे। वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। मैं रिश्वत देकर कानून की आंखों में पट्टी बांधना चाहता था, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत थी। और इसलिए मैंने एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, जो मुझसे भी 10 साल बड़ा था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने के बारे में सोचा, क्योंकि वह मुझे इस शादी के बदले में ढेर सारे पैसे देता। और मैंने जब यह बात अपनी बेटी को बताई कि मैं तुम्हारी शादी एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन से करने जा रहे हूँ, तो बदले में मुझे पैसा देगा, और इस पैसे से हम लोगों के ऊपर आई सारी मुसीबत दूर हो जाएगी। मेरी बात सुनने के बाद मेरी बेटी मेरे सामने रोने लगी और कहने लगी, नहीं पापा, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते हैं। यह कहकर वह लगातार रोए जा रही थी, और मैं अपनी बेटी का रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन मैं बहुत ही मजबूर था, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, तो मेरी बेटी मुझे कहने लगी, ठीक है पापा, मैं इस घर से विदा होकर तो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने ससुराल पहुंचकर खुद को खत्म कर लूंगी, और फिर कभी आप मुझे नहीं देख पाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, और मैं उसे बिजनेसमैन को भी मना नहीं कर सकता था, नहीं तो वह मुझे और भी नुकसान पहुंचाता, और कानून तो मुझे नुकसान पहुंचा ही रहा था। और तुम्हें याद है, जब उस समय तुम माँ बेटी हम दोनों पति पत्नी के सामने आई, तो हम दोनों अपनी बेटी के कमरे से ही निकल कर आ रहे थे, और जब तुम्हारी बेटी ने नमस्ते किया तो मेरी पत्नी कुछ ना बोली और आगे बढ़ गई थी। लेकिन तुम्हारी बेटी को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक योजना बनी थी। लेकिन मैंने तो सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए कह दिया था कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब बदले में तुम्हें आधी प्रॉपर्टी दे दूंगा। परंतु तुम तो माँ थी, तुम्हें तो एक बार भी सोचना चाहिए था कि तुम्हारी बेटी और मेरी उम्र में कितना अंतर है, और यूं अचानक कोई किसी को एक बार में देखकर तुरंत ही शादी करने के बारे में क्यों कहेगा, और वो भी तब जब उस घर में खुद उसकी बेटी की शादी की तैयारियां हो रही हो। लेकिन तुमने तो बिल्कुल यह सब नहीं सोचा, और पैसों की लालच में आकर तुमने झट से अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गई, और इस तरह मेरा भी काम निकल गया। और तुम्हें तो पैसों का लोभ था ही। तुम तो उस वक्त खुश हो रही होगी कि तुमने अपनी बेटी की तकदीर को बदल कर रख दिया, लेकिन आगे ना जाने अब तुम्हारी बेटी की तकदीर में क्या लिखा होगा। परंतु मैंने जो तुमसे वादा किया था, मैं अपना वह वादा पूरा करूंगा। मैं तुम्हें यह तो नहीं बता सकता कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है,
लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी का कीमत अवश्य दूंगा। यह कहकर मालिक ने मुझे 30 लाख का चेक काटकर मेरे हाथों में थमा दिया। मैं बस आंखों में आंसू लिए उस चेक को देख रही थी। मालिक कहने लगे, अब अपने घर जाओ और जाकर खुश रहो। तुम्हारी बेटी जहां पर है आगे उसकी किस्मत, और हाँ, फिर कभी इस घर में मत आना। पैसा लेकर मैं घर आ गई। मेरी बेटियां मुझे कहने लगी, माँ यह पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने कहा, यह पैसे तुम लोगों के लिए शिल्पा ने भेजे हैं। लेकिन मेरे पति को मुझ पर शक हो गया और वह मुझे धमकी देकर पूछने लगा, सच सच बताओ क्या हुआ है? मैंने सारी बातें उसे बता दी। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और रो रो कर कहने लगा, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत ही जुल्म किया। न जाने मेरी फूल सी बच्ची कहाँ कहाँ धक्के खा रही होगी। फिर मेरे पति कहने लगे, तुम्हारे मालिक ने जिस बिजनेसमैन के साथ हमारी बेटी की शादी की है, वह आगे कुछ दिन के बाद अपने किसी बिजनेस डील के लिए हमारी बेटी को आगे बेच देगा। अब उसकी किस्मत में सारी जिंदगी धक्के खाना ही लिखा है, और यह किसी और ने नहीं बल्कि खुद तुमने लिखा है। तुमने अपने हाथों अपनी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मैं फुट फुट कर रोने लगी। फिर मैं पति से बोली, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है? हम अपनी बेटी को कैसे वापस लाए? मेरा पति भी रोने लगा और बोला, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उन अमीर लोगों के साथ मुकाबला कर सकूं। काश मैं इतना बेबस ना होता और कुछ करने का काबिल होता। आज इस घटना को पूरे 2 साल बीत गए। मालिक के दिए हुए 30 लाख से हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मेरी बाकी बेटियां हर किस्म की चीजों से खेलती, अपने आप को संवारती, लेकिन मुझे यह पैसे कांटों की तरह चुभते हैं। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी और किस हाल में होगी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।